नमस्कार साथियों, आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देख चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड क्लास में हम लोग देखा था मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे क्लासेस जैसे भी चलती रहेंगी वैसे फर्स्ट सेकंड ऑर्डर अभी आपके आगे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक है। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, इसको हम अगर समझें इस चीज़ को तो कह सकते हैं कि दोज रिएक्शन विच अपीयर टू बी nth ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रेट लॉ एक्सप्रेशन बट आर फाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम nth ऑर्डर कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर। अब इन सब बातों का कहने क्या मतलब है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे कोई मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है ना, ये आपकी एक रिएक्शन है। अगर इसका हम रेट ला एक्सप्रेशन बनाएंगे तो आपका कुछ इस तरीके से होगा। इसका रेट हम जो निकालते हैं अगर कुछ दिखाएं इसका इस तरीके से बनेगा, इसका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये क्यों होगा, एक H2O मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। इसके लिए अगर यहाँ पे इसका हम यह ऑर्डर देखें तो एक मॉलिक्यूल ये यहाँ पे इसका होगा पावर, ठीक है, एक इसकी पावर होगी। और हमें पता है जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर रिएक्शन होती है वो सम ऑफ पावर होती है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी हो जाएगी 1 + 1 = 2, ठीक है। ये इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए था 2, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जैसा कि इसके पहले की क्लास में जब मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहे थे उसमें हमने कुछ पॉइंट बताए थे। पॉइंट तीसरा नंबर जो उसमें था बताया गया था, उसमें कोई भी अगर दो रिएक्टेंट हैं, अगर उनमें एक रिएक्टेंट जो आपका होगा अगर एक्सिस में होता है तो जब उसका हम रेट ला आप एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको हम, तो उस समय उसको काउंट नहीं करते, ठीक है ना, काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर देखें, जहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है वो आपका एक्सिस में है, ठीक है ना, ये चीज़ें एक्सेस में है, जिसकी वजह से इसको हम काउंट न करके यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो 2 न होके 1 हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखने में तो लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। यही यहाँ बताया जा रहा है कि दोज रिएक्शन विच अपीयर टू बी nth ऑर्डर, nth ऑर्डर मतलब क्या हो सकती है, कोई भी सेकंड ऑर्डर मान लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर जो भी होगी वो होगी nth ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट लॉ कौन सा आपका है, ये जो रेट हम लोग, ठीक है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होती है बनाते हैं उसको आपका ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ। वहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आपका जो रिएक्शन होती है वो nth ऑर्डर दिख रही है। nth ऑर्डर करने का क्या मतलब हुआ कि n बराबर 1 2 3 4 5 जो भी हो सकते हैं वो है, ठीक है। अब बट आर फाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम nth ऑर्डर, ठीक है। दिख तो रही थी nth ऑर्डर, लेकिन हमने क्या देखा कि nth ऑर्डर से कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में कमी होता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो H2O मॉलिक्यूल होता है या फिर कोई और मॉलिक्यूल होगा जो एक्सेस में होगा वो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए तीसरी ऑर्डर रिएक्शन होगी तो सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है, अगर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है वो तो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन थी वो सेकंड ऑर्डर की थी, लेकिन जब यहाँ पे देखा गया कि H2O जो मॉलिक्यूल आपका है वो एक्सेस में है, जिसकी वजह से ये आपकी रिएक्शन हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका हुआ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें देखें, अगर इसकी डिफिनेशन देखना हम कर चाहें, इन दिस केस रेट डिपेंड ऑन द जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसका कहने क्या मतलब है, अगर रेट यहाँ पे देखा जाए, रेट होगा जो आपका वो आपके जीरो पावर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये आपका रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे इसकी पावर अगर हम देखें जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वहाँ पे जो आपका रेट होता है वो रिएक्टेंट की जीरो पावर के कंसंट्रेशन पे उसका निर्भर करता है, ठीक है ना। यहाँ पे इससे भी सरल भाषा में अगर कहें, जो रेट होता है वो रिएक्टेंट पे निर्भर ही नहीं करता, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर देखें, अगर इस चीज़ को यहाँ पर देखें, क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी भी अंक की अगर पावर अगर जीरो हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे, रेट बराबर के हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, रेट हमारा रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, न कि हमारा रिएक्टेंट पे कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि जो आपका रेट है वो रिएक्टेंट पे निर्भर ही नहीं करता, ठीक है ना। तो ये आपकी हुई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए थी। अगर हम यहाँ पे इसको रिएक्शन से प्रूव करना चाहें, इसका हम डेरिवेशन करना चाहेंगे, तो मान लीजिए हम देखते हैं ये आपका एक
ये हम यहाँ पे लिखा है ए और पी लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये पहला रिएक्टेंट है और पी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है यहाँ पे इस चीज़ को। अब करते क्या है, टी बराबर 0, ठीक है ना। मान लीजिए ये इनिशियल स्टेज इसकी है, ठीक है ना, कह सकते हैं इसकी इनिशियल स्टेज है, ठीक है। अब इस अवस्था में क्या होगा, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, इनिशियल मतलब प्रारंभिक अवस्था में, यहाँ पे जो ए का कंसंट्रेशन होगा वो हाईएस्ट होगा, ठीक है ना। हाईएस्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इसका होगा वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो डिकम्पोज नहीं हुआ होगा, तो ये अपने 100% पे होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है अगर 8-10 है तो कंप्लीटली 8-10 ही रहेंगे जो भी इसका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे हम जो आपका ए रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन ए है, ठीक है ना। और जब इनिशियल अवस्था इसकी होगी, जब प्रारंभिक अवस्था होगी इसकी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो 0 है। अब करते हैं क्या, समय बढ़ाते हैं। मान लीजिए टी बराबर 2, 4, 5 जो भी मिनट हो सकते हैं उतना हमने बढ़ाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, जो ए की वैल्यू होगी उसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे ए में से कुछ तो कम होगा। ए में से मान लीजिए ए में से हो सकता है एक्स मॉलिक्यूल कम हो गया, ठीक है ना। अब जितना यहाँ पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अगर देखें इस चीज़ को, तो ए माइनस एक्स हुआ यहाँ पे, तो एक्स से ही हमारा ही प्रोडक्ट आपका बना भी, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कम हुआ है तो आपका एक्स प्रोडक्ट ही, एक्स जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है वही बना भी है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें यहाँ तक पता होनी चाहिए और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक ये चीज़ें। अब इस चीज़ का हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएक्शन की अगर निकाले हम रेट ऑफ रिएक्शन इसकी, ठीक है ना, इस चीज़ को, तो रेट क्या होगा आपका, रेट होता है सिंपल सा के बराबर कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखें इस चीज़ को, ये आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ बताया गया है जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कि यहाँ पे 0 कर देते हैं। 0 कहने का मतलब है कि जो रेट कांस्टेंट आपका है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, और हमें पता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे आपका जो रेट होता है 0 काइनेटिक्स 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो आपका रेट है वो सिंपल सी बात है, आपका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो आपका रेट ही होता है, ठीक है ना। ये इसको यहाँ इससे भी डिपेंड कर डिनोट करते हैं, या इसको dx/dt से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, कभी कभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि इसके पहले बताया dx/dt से भी डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी हुआ है, इसका लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट का है, मैंने इसके पहले क्लास में बताया था जैसा कि इसको अगर हम रिएक्टेंट का है कि माइनस लगा देते हैं फिर ए कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद dt कर देते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इसका हम निकालते हैं, ये निकालेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इतना हमें पता है। अब क्या देखेंगे यहाँ पे, अब ये अभी मान लीजिए ये आपकी इनिशियल स्टेज थी, ठीक है। अब टी जब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे जो ए की वैल्यू है यहाँ पे, इसकी वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे a माइनस एक्स है, तो इसको कह सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए, यहाँ पे जहाँ पे a 0 है यहाँ पे a माइनस एक्स रख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे रखेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स की पावर 0 हो जाएगी। हमें पता है किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 होती है तो उसको हमेशा मान 1 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आपका 1 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है dx/dt। इसका मैंने बताया था कि जो रेट होता है अक्सर हमें डिनोट करने के लिए dx/dt का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपका रेट हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब k 0 हो गया इंटू 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे इसको dx/dt बराबर k 0 हो गया, क्योंकि अब इंटू इसका हो गया। अब इस चीज़ का हम अगर देखें, इसका हमने किया क्या है, dx बराबर k 0 इंटू dt कर दिया, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो आपकी इसकी वैल्यू आती है x बराबर k 0 इंटू टी आती है, ठीक है ना। तो ये आपकी हुई 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आपकी होगी ये आपकी होगी कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, k 0 बराबर x/t, ठीक है ना। ये आपकी रेट कांस्टेंट इसकी होगी 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखते हैं इसका हम लोग, अभी हमने देखा 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स। अब इसका हम देखते हैं हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, अर्ध आयुकाल उसको कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे देखें एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम, ठीक है ना। ये हाफ लाइफ को प्रदर्शित करने के लिए पता हमको टी हाफ कर देते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हाफ लाइफ का कहने का मतलब है कि वह समय जब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है
वो अपने आधी अवस्था में आधा जो अपना खत्म हो चुका होता है, ठीक है ना। मान लीजिए रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था कुछ इस तरीके से, पहले 10 था, ठीक है ना। अब ये आधे समय, मान लीजिए अगर 1 घंटे में इसको पूरा कन्वर्ट होने में समय लगता है 10, ए आपका जो रिएक्टेंट मालिक्यूल है वो अपना 10 का कंसंट्रेशन, 10 मोलर मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन था, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है, ये 1 घंटे में पूरा ये डिकम्पोज करके अपना प्रोडक्ट कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आधे घंटे में कितना होगा, तो बोल सकते हैं आधे घंटे का मतलब क्या होगा, आधा, यही 1 घंटे का तो आधा 30 मिनट होता है। तो बोल सकते हैं हमारे टी बराबर पहले आपका 60 मिनट होता था, अब यहाँ पे 30, यहाँ पे टी बराबर कह सकते हैं 1/2, मतलब 1 घंटे का आधा कर दिया मैंने, 30 मिनट हो गई। अब यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है जो पहले 10 था, ये यहाँ पे कन्वर्ट होकर 5 हो गया। क्या हुआ, 10 में से 5 गया, 5 ही बचा। तब यहाँ तक जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो 5 बचा होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो 5 में कन्वर्ट हो गया होगा। तो इस प्रकार से बोला जा रहा है कि वह समय जिस अवस्था में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो अपना आधा कंज्यूम कर लेता है, ठीक ना, तो उसी को हम बोलते हैं अर्धायुकाल। तब यहाँ पे अगर देखेंगे इस चीज़ को, अगर मान लीजिए जब पहले इस क्वेश्चन में देखे थे हम लोगों ने, इसकी प्रारंभिक अवस्था कुछ इस तरह की थी, टी बराबर जब 0 था तो इसका जो एक कंसंट्रेशन था ए था और प्रोडक्ट का आपका 0 था, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बोला है कि जब आपका अर्धायुकाल मतलब आधी समय में 1/t जब होता है, जो आपकी ए वैल्यू हो जाती है वो हो जाता है आपका a/2 हो जाता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर देखें इसको आधी अवस्था में क्या होता है, a - x है, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x का वैल्यू क्या मतलब हुआ कि x और a/2 हो जाएगा, क्योंकि आपका आधे समय में ये जो x की वैल्यू है, ये मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो अपने से आधा कंज्यूम कर लेता है, ठीक है ना। अपने से अपना जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसका होता है, जो नॉर्मली जैसे रिएक्टेंट है, पहले तो आप इस चीज़ समझिए, पहले आपका रिएक्टेंट का ए था और ये इसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 था, ठीक है ना। जैसे ही आधा समय बीता तो ये जो आपका ये है ये अभी 100% में है ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी 50% हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब था, इसकी डिफिनेशन में यही देखेंगे, द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज कंज्यूम्ड, रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे ये था ये 100% में है, अब इसका जब हाफ हम लोग करेंगे, अब मतलब करने का क्या मतलब कि अपने वो समय जिसमें ये 50% अपना कंज्यूम कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं a/2 हो जाएगा। फिर ये अगर ये 50% कंज्यूम हो रहा है, तो अगर ये आपका 100% है तो आपका a/2 50 होगा। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो टी जो समय था, टी मान लीजिए 2-4 टी बराबर जो आपका हाफ था, इसका टी हाफ था, उस समय बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन a/2 था और आपका प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन बना हुआ है वो a/2 है। तो बोल सकते हैं x बराबर a/2 है, ठीक है ना। अगर हमने इस चीज़ को देख लिया यहाँ पे, तो अभी इसके पहले इक्वेशन में हम लोगों ने जो इसका निकाला था, काइनेटिक्स निकाली थी, ये इक्वेशन से यहाँ पे x बराबर a/2 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे x बराबर k0 × t है, ठीक है ना। x बराबर मैंने निकाला अभी a/2, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ गए होंगे कि जो 50 जो अर्धायुकाल वही होता है कि अपने 30 मतलब कहे कि आधे समय में रिएक्टेंट अपना आधा कंज्यूम हो जाए, ठीक है ना, वो आपका अर्धायुकाल होती है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं x बराबर a/2, x बराबर a/2 k × t। अब बोल सकते हैं इसको लिखना अगर चाहें इस चीज़ को तो बोल सकते हैं 1/2 कहेंगे, क्योंकि अर्धायुकाल है। तो आप बोल सकते हैं इसको a बराबर 2 × k0 बराबर t1/2, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन होगी अर्धायुकाल के लिए, ठीक है ना। यहीं पे इस चीज़ को देखें, यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी, ठीक है ना, देख सकते हैं 2 k है यहाँ पे, ये आपकी हुई 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धायुकाल, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसी चीज़ को जब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, जब इसको यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये चीज़ें, इसको ग्राफ बनाने के लिए लिखा गया है कि t बराबर का 1/2 कर देंगे, 2k इसको फिर करेंगे 1/2 k0 हो जाएगा इंटू a, ठीक है ना। हमें पता है कि जो स्लोप निकालते हैं कुछ इस तरीके से y बराबर mx + c होता है, जहाँ पे आप देखेंगे m आपका होता है स्लोप होता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर इस इक्वेशन को, ठीक है ना, इसको अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो y बराबर हो जाएगा ये m हो जाएगा और x हो जाएगा। अगर मान लीजिए आगे होता फिर कुछ और भी लिखा होता है इस तरीके से तो उसकी c वैल्यू होती है, ठीक है ना। तब इसका जब ग्राफ निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो a आपका होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये आपका यहाँ पे हाफ लाइफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर इस चीज़ को देखें हाफ लाइफ में,
कि आप जैसे जैसे समय बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका रिटर्न का कंसंट्रेशन भी घटता जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर इस चीज़ को देखें, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या है कि कंसंट्रेशन इसका जीरो अभी है, रिटर्न का कंसंट्रेशन है, और आपका यहाँ पे भी समय भी आपका जीरो है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से होंगे, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर इस चीज़ को देखिए मान लीजिए, ठीक है ना, अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा यहाँ पे, तो आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं इसका जो हमारा स्लोप आएगा, जो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी बराबर 2k0, ये आपकी स्लोप बताती है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है नीचे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जनरली टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, डिपेंडेंट वेरिएबल इज जनरली टेकन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये चीज़ें फिलहाल हुई आपकी जीरो ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।